अस्सलाम वालेकुम सामीन, मेरा नाम अदनान रऊफ़ राजपूत है और ये सफ़रनामा आपके लिए नेशनल ऑडियो लाइब्रेरी फ़ॉर द ब्लाइंड की जानिब से रिकॉर्ड किया जा रहा है। आपने नेशनल ऑडियो लाइब्रेरी फ़ॉर द ब्लाइंड चैनल को लाइक करना है, उनकी वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैंने जब ये लिखा था उस वक़्त तक मैं नेशनल ऑडियो लाइब्रेरी के साथ मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था, मैं उनको जानता नहीं था, लेकिन गैर इरादी तौर पर मैंने नाबीना अफराद के लिए एक ऑडियो पूरा सफ़रनामा लिखा और उसमें कुछ मैंने विजुअल इफ़ेक्ट भी डाले ताकि जो बीना है वो भी इसको एंजॉय कर सके। तो आपको ये सफ़रनामा कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, आज का जो वीडियो है वो ऑडियो वीडियो है। आप ये समझ लें कि ऑडियो सफ़रनामा है। उन लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर है कि जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनमें से कुछ सब्सक्राइबर ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी और अपने दुख का इज़हार किया था कि मैं एक्चुअल में मेरी आंखें कमज़ोर हो चुकी हैं और मेरी एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो मैं आपकी वीडियो मुतवातिर नहीं देख सकता हूँ। तो मैं सुन सकता हूँ, मैं जितना सुन सकता हूँ मैं सुन लेता हूँ। तो मुझे ख्याल आया कि बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर या हमारे लोग, हमारे बुज़ुर्ग ऐसे लोग हैं कि जो लोग नहीं देख सकते इतना वीडियो। तो ये जो हमने ऑडियो सफ़रनामा बनाया है ये सवात का टूर का, और उम्मीद करूँगा कि आप अपने बुज़ुर्गों को, अपने ऐसे लोगों को जो पढ़ नहीं सकते, जिनकी तालीम नहीं है, उनको आप सुनवा भी सकते हैं, वो भी इंटरटेन हो सकते हैं। और जिनकी आंखें नहीं हैं, जो कुदरती तौर पे नाबीना है या जिनकी नज़र कमज़ोर हो गई है, वो भी इससे इंटरटेन हो सकते हैं। तो ये ऑडियो जो है हमारी सफ़रनामा ही मैं डेडिकेट कर रहा हूँ तमाम लोगों के लिए जो सही तौर पे देख नहीं सकते या बिल्कुल नाबीना है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। तारीख 20 मार्च 2018। सफ़रनामा कराची से सवात, दिन मंगल, ट्रेन तेजगाम, रवानगी 5:30 बजे, आमद 7 बजे। चैप्टर 1, मसरूफ जिंदगी। कराची जैसे मसरूफ शहर में मसरूफ जिंदगी का हिस्सा हूं मैं और फैमिली। ये सब लोग घड़ी की सुइयों पर चलने के इतने आदी हैं कि अब तो सुबह के 6 बजते ही हमारे घर में जिंदगी जाग जाती है। फौजिया मेरी बेगम, जो एक मशरकी पढ़ी लिखी बेगम से पढ़ी लिखी माँ बन चुकी है, चाहे रात के 2 बजे हो मगर सुबह फजर की अजान के साथ उठ जाती है। इबादत से फारिग होकर छोटे मजदूरों को जगाती है, यानी कि मेरे बच्चों को। और ये मेरे मासूम मजदूर इतनी छोटी सी उम्र में, गर्मी हो या सर्दी, जिंदगी में लड़ने वाली लड़ाई और जद्दोजहद के लिए तैयारी करते हैं, यानी स्कूल के लिए। मेरा बस चले तो मैं अपने किसी बच्चे को स्कूल ही ना जाने दूं। मुझे तो ये जुल्म लगता है। जैसे मैं ऑफिस जाता हूं, 8 घंटे काम करता हूं, 2 घंटे ट्रैफिक का अजाब भुगतता हूं, इसी तरह ये मासूम बच्चे भी वैन में घर से स्कूल जाने के लिए आधे शहर के चक्कर लगाकर स्कूल जाते हैं। मगर माशरे में रहना है तो माशरे के असूलों पर चलना पड़ेगा। मैं तालीम के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं प्रैक्टिकल तालीम का कायल हूं। मैं आज तक कायदे आजम के 14 नकात का सोचता हूं, जिसे मैंने पूरी रात लगाकर याद किया, और गालिब के अशार की तशरीह ऑफिस में तो कभी काम में नहीं आई। और इंटर का मैथ, जिसे हमने रजिस्टर भर भर के फार्मूले याद किए और प्रैक्टिस की, आज तक ऑफिस में तो काम नहीं आई। जो काम आनी थी वो थी इंग्लिश, जिसे 14 साल में वो पढ़ा नहीं सके और हम पढ़ नहीं सके। मगर बाद में वही इंग्लिश एक प्राइवेट स्कूल इंग्लिश लैंग्वेज टीचर ने चंद महीनों में सिखा दी, जो आज तक काम आ रही है। बात यह है कि वो कौन सा तरीका है कि लैंग्वेज सेंटर के पास, जो हमारे तालीमी इदारों के पास नहीं। खैर, बात चल रही थी मासूम बच्चों पर जुल्म की, और इनका मजदूरों के साथ क्या ताल्लुक, क्योंकि मजदूर भी सुबह अपना थैला उठाकर निकलते हैं, और ऐसे इसी तरीके से ये बच्चे भी अपने कंधों पर भारी भरकम बैग, जिनका वजन बाज़ मर्तबा बच्चों के वजन से ज्यादा होता है, उठाकर स्कूल जाते हैं। दोपहर 1:30 बजे से 2 बजे तक वापस आते हैं। इनके स्कूल भेजने तक मेरी बेगम शेरनी बन चुकी होती है, तो उसकी किसी बात से मैं इनकार करने और अपनी मर्जी का नाश्ता मांगने की भी हिम्मत नहीं करता। एक तो वो शुगर की मरीज है, और उसके मर्ज को काबू में रखने के लिए हम लोग और पार्क जाकर फिर से जवान होने की कोशिश करते हैं।
बाद मरतबा मेरी वेट मशीन मुझे स्मार्ट दिखाने की गलती करती है तो फौजिया अपनी पॉलिसी बदल देती है और डाइट खाने की जगह वो मुझे पराठे और लस्सी खिलाकर वजन फिर बराबर कर देती है, जिसे आज तक वो नहीं मानती कि मैं ऐसा तो नहीं करती। मैं इस बात को ये ऐसा समझकर खामोश हो जाता हूँ कि फौजिया मसावात बराबरी की कायल है। वो भी यही चाहती है कि हम दोनों बराबर नजर आए, ना कि मैं स्मार्ट। अब तो मैंने भी कोशिश की, छोड़ दी है। जैसे वो चलाती है मैं वैसे ही चलता हूँ, वैसे भी बेगम की फर्माबरदारी में ही आफियत है। पार्क में अगर कौवे और चील का जिक्र ना किया जाए तो ये ज्यादती है। चील के एक जोड़े का जो हर वक्त आपस में जंग के दौर में रहते थे। मियां चील आराम से अकेला आजाद घूम रहा था। अचानक इसको मिस चील से प्यार हो गया। मैंने मना भी किया मगर फिर भी भाई साहब ने चील ने शादी कर ली। अब लगा है हर वक्त तिनके जमा करने। कौवा बिरादरी इस मिशन में है कि इनके विलन ये जंग अब भी चल रही है और चलती रहेगी। खैर अमन पसंद फाख्ता पार्क में खूब राज करती है। इनकी रियाया चिड़िया भी ऐश करती हैं। खजूर के दरख्त फिर से फल देने को तैयार हैं और एक नए माली ने बाग की हालत पहले से बेहतर कर दी है। पिंजरों में कैद परिंदे और बंदर अब आजाद होने की उम्मीद खत्म कर बैठे हैं और आने वाले लोगों से फल फ्रूट खाकर शुक्र अदा करते हैं। ये हमारे पार्क की दुनिया जहां हम रोज जाते हैं और जब हम वहां नहीं जाते तो हम बहुत कमी महसूस करते हैं। हो सकता है कि हमारे बारे में भी लोगों के नेक ख्यालात ऐसे ही हों, मगर उन लोगों के साथ आदत हो गई है। यह हमारी जिंदगी के 45 से 60 मिनट की तफरीह है। सारा दिन जिंदगी से लड़ने की ताकत देती है और इस एनर्जी के बाद हम वापस घर आते हैं। ऑफिस की तैयारी करता हूँ और मेरी बेगम मेरे नाश्ते की तैयारी करती है और घर के कामकाज। फौजिया का काम बहुत मुश्किल रूटीन है। मुझे ऑफिस भेजना, मासी से काम करवाना, बच्चों को खाना बनाना, फिर बच्चों को स्कूल से वापस लेकर आना, दोपहर का खाना खिलाना, फिर कारी साहब से पढ़वाना। इसके बाद नन्हे मजदूरों का आराम मिलता है। शाम को उठते ही स्कूल का काम करवाना और जैसे ही मैं आता हूँ 7 बजे तक खाना पूरा तैयार कर देना। बस फिर क्या हम लोग ज्यादातर सो जाते हैं। बस हफ्ते के रोज अपनी सास साहिबा के घर हाजिरी लगाना मेरे निकाह नामे की जैसे शर्त हो लाजमी होता है। इतवार को ज्यादातर मेरी दूसरी बेगम, मेरा मतलब मेरी गाड़ी जिसका नाम बानो है, इसकी सर्विस ट्यूनिंग ये सब अगर ना कराऊं तो वो मुझे हाफ चौकी के हाईवे पर खड़ा करने की धमकी देती है, जिसे मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए खुशी खुशी कोई भी काम हो मैं बानों का कराने चले जाता हूं। तो हमारी मसरूफ जिंदगी का खुलासा यह है कि जिसकी वजह से जिंदगी एक मशीन बनकर रह गई है और इसी वजह से हमारे बच्चों ने इम्तिहान से फारिग होते हुए 10 दिन की ऑफिस से मैंने ली छुट्टी, एक तनख्वाह से टिकट ली और दूसरी से आने जाने की तैयारी की और आज तमाम मराइल तय करने के बाद हम लोग कराची से रावलपिंडी रवाना हो गए हैं ताकि आगे प्रोग्राम बनाया जाए और हमें भी दोबारा एहसास हो कि हम भी इंसान हैं। कुछ तफरीह की जाए ताकि नन्हे मजदूर जो इम्तिहान में पढ़कर और इनकी माँ इन्हें पढ़ाकर पागल होने के नजदीक है, तो मैं फैक्ट्री की टेंशनदार माहौल से भी रह के फुल हो चुका हूं। तो अब हमें आजादी चाहिए। 20 तारीख को हमारे बच्चों के पेपर खत्म और हमने सामान बांधा और घर से निकलने का इरादा किया। मैं और मेरी बेगम बहुत अच्छे हमसफर हैं, बहुत अच्छे ट्रैवलर कुलीग हैं, क्योंकि सफर के दौरान कभी हम लोग लेट नहीं हुए। सामान भी बहुत कम, बच्चों का साथ थोड़ा सामान भी बढ़ गया और खर्चा भी बढ़ गया। इसकी हमने पहले से लिस्ट बनाई गई कि सर्दी से बचाव के लिए थर्मोकॉट, गर्म कपड़े, गर्म मलबूसात, शुमाली इलाका जाने का इरादा रखते हैं तो ये सब लाजमी था। सारा काम एक प्रोजेक्ट की तरह मुकम्मल हुआ। चेकलिस्ट बनाकर फाइनल किया। अल्लाह का नाम लेकर दोपहर 3:15 पर करीम से गाड़ी मंगवा ली, गाड़ी के नंबर, और अपने वक्त से 1.5 घंटा कबल स्टेशन आ गए। ट्रेन स्टेशन पर तैयार खड़ी थी। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आया कि ये पाकिस्तान रेलवे है या कोई और कंपनी। बड़े माकूल अंदाज में मशीनों के जरिए हमारी चेकिंग की गई, फिर स्टेशन के अंदर दाखिल होने दिया।
अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने रेलवे का स्पीकर सही कर दिया है। पहली मर्तबा जिंदगी में मुझे सही ऐलानात सुनाई दिए गए। बहुत खुशी हुई कि हम 5 लोग और 6 लोग, हम लोग 5 लोग थे और हमने 6 लोगों की टिकट ली ताकि कोई प्राइवेसी डिस्टर्ब ना करे। और हमारी रूटीन है, 3 से ज्यादा इकोनॉमी क्लास और वॉशरूम भी साफ सुथरे थे, पंखे स्टार्ट, लाइटें ऑन, ये सब एक आम मुसाफिर का बुनियादी हक है। मगर इस वक्त तो ये रेलवे हुकाम का तोहफा था। जो वक्त पर ट्रेन चल पड़ी, बच्चे बहुत खुश थे। अगले 10 दिन अयाशी के हैं। बस अहमद दोपहर से बुखार का शिकार हो गया, जिसे डॉक्टर फौजिया ने कंट्रोल कर लिया। जिस तरह ट्रेन चली और उसने रफ्तार से स्टार्ट की, मुझे लगा कि उसे याद ही नहीं है कि ब्रेक भी लगानी है। शायद मेरी बात उसने सुन ली और लांडी गुजरने के साथ ही जुम्मा गोट के करीब उसने ब्रेक लगा के चेक भी कर ली, आया ये रुकती है या नहीं। और ट्रेन की एक खास महक आज भी ट्रेन में वैसे ही है। सफाई बड़ी बेहतर हो गई है, मगर सीटों का वही हाल है। फिर भी मुझे बहुत खुशी हुई, कुछ तो बेहतर हुआ। ट्रेन की रौनक बहाल करने के लिए बोतल वाले ने अपनी सुरीली आवाज में गाना गाना शुरू कर दिया। बोतल बोतल, ठंडी बोतल, चाय चाय, ये सब ट्रेन की रौनक है। हम में से अक्सर लोग अपने बचपन की यादों में जाएं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई खास स्टाइल याद होगा। जैसे मुझे एक अमरूद बेचने वाला याद था। जैसे उसने आगे कहा, बेचने वाला कहता था अमरूद खा लो, पंजाबी में कहता था अमरूद खा लो, चंगे होंगे, टेट से दर्द नहीं होता, खा लो। तो लोग ऐसे आगे से चल के बोलते थे, क्या तू मुफ्त में खिला रहा है? लेकिन वह कहता था नहीं, पैसे तो लेने पड़ेंगे। लेकिन इस मजाक में वो आपको अमरूद बेच जाता था। इस ट्रेन में ड्रामे के अदाकार हैं जो अपने अपने स्टेशन पर आते हैं, रोल बदलते हैं, अपनी यादें छोड़ जाते हैं। आमतौर पर मैं सफर में लोगों से मुलाकात करना, गप्पे करना मेरा पसंदीदा मशगला रहा। मगर जैसे आप फैमिली वाले हो जाते हैं तो आप एक जिम्मेदार बाप बन जाते हैं जो रात भर जागकर इनकी हिफाजत करते हैं या सफरनामे लिखते हैं। शाम से फरजंद अली जो मेरा बड़ा बेटा है, इसने बर्थों के ऊपर चढ़कर उतरने की इतनी बार में मुब्तला हो गया। जिसे स्कूल से आया था, इसने इस मुख्तसर वक्त में अब हम क्या करते हैं, हमने रेगुलर मेडिसिन ली और ट्रेन में सवार हो गए। वो आज वो आराम से लेटा था। मेरी सबसे छोटी बेटी ज़हरा, अदनान जो सबसे छोटी है, गोद में थी। वो तब से वो मुझसे अटैच है, इसलिए वो सोने तक मेरे साथ लगी रही। और उसने आज साबित कर दिया कि वो अपने बड़े भाइयों से भी कम नहीं है। फौजिया ने बड़ा पुरतकल्लुफ खाना बनाया था सफर के लिए। बीफ का पुलाव, चिकन तंदूरी, दुनिया जहां की चीजें। हमने ट्रेन ही में 10 दिन रहना हो जैसे। खैर, अब हम सब पुलाव पर हमला कर चुके थे। अहमद भी बेहतर महसूस कर रहा था और दोबारा सो गया। मेरी बेगम भी इस वक्त सो रही थी, क्योंकि एक आदमी तो कम से कम जिम्मेदारी से जागेगा और वो मैं था। तभी दूसरा आदमी आराम से सोता है। मियां बीवी का रिश्ता शादी के 10 साल बाद समझ आता है, जब वो एक दूसरे को संभाल रहे होते हैं और हर वो काम कर रहे होते हैं जो एक दूसरे को नापसंद भी हो, लेकिन एक दूसरे की खुशी के लिए कर रहे होते हैं। अच्छा, रात के 11:14 हो गए हैं। ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है और खादिम आपके लिए लिख रहा है। ट्रेन की एक अलग सुबह है, एक दोपहर और शाम, और रात भी बिल्कुल जुदा है। शाम को जितनी चहल पहल थी अब खानों का इख्तिताम पर और खराटों में बदल चुकी है। जिनकी बर्तें नहीं थी वो बर्थ ढूंढ रहे थे और लोगों की मिन्नत कर रहे थे, और कुछ बाथरूम के पास ही सो गए, जैसे हार मान गए हैं कि जिंदगी से जो कर सकते थे वो कर लिया। अब इससे ज्यादा क्या करना। अब नींद ही की बात है ना, फर्श पर आए या बर्थ पर, तो वो ये सोचकर वहीं सो गए। अब अगली सुबह मजीद लिखूंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। 11:18 2018। पंजाब की सुबह 2/3/2018। पंजाब की सुबह बिल्कुल अलहदा होती है। रोशन सुबह, ताहद निगाह जाती नजर, हरियाली से भरपूर खेत, खेतों में काम करते मर्द और औरतें जो अपने निकाह के अहद को पूरा करती हैं। मैंने जिंदगी के हर कदम पर तेरा साथ निभाऊंगी।
और वो उसके साथ खेतों में उसके साथ काम भी करती हैं। मसावात का ये नजारा मुझे शहर में भी बसने वाली उस औरत का ख्याल आता है जो ज्यादातर जगह मर्द से मसावात के लिए लड़ती नजर आती है। मकसद दोनों का एक ही है, मगर साथ निभाने का तरीकाकार मुख्तलिफ है। एक अपने शौहर के लिए लड़ती है और एक अपने शौहर से लड़ती है अपने लिए। खैर, इस मर्तबा मैंने बहुत ज्यादा तब्दीली देखी गांव में। एक छोटे से मोबाइल फोन ने इतनी तब्दीली पैदा कर दी, अब गांव गांव नहीं रहे। जहां जहां ये टेक्नोलॉजी चली गई है वहां एक आम आदमी वो सब कुछ सीख गया है जो 10 साल स्कूल में रहकर भी ना सीख सका। मोबाइल फोन और फिर स्मार्टफोन, एक इंटरनेट की सहूलत के साथ कुछ दिन पहले मुझे किसी ने एक तस्वीर शेयर की कि एक कमरे में रेडियो, टीवी, कैलकुलेटर, टॉर्च, वीसीआर, दुनिया भर की चीजें थी और इनको ऑपरेट करने वाला था। और दूसरी तस्वीर में सिर्फ एक मोबाइल दिखाया गया जिसमें सारी चीजें उस मोबाइल के अंदर जाते हुए नजर आ रही है और गायब हो रही है। उसका मतलब यह था कि ये छोटा सा मोबाइल फोन आज कमरे भर सामान अपने अंदर बंद रखने की सलाहियत रखता है। अब पूरी दुनिया तो मैं कह रहा था कि पहले पंजाब आता था तो हमें कच्चे घर, कच्चे सहन, गरीब लोग नजर आते थे। अब बेहतरीन मकान, आला डिजाइन के घर और घर के कमरे जो कभी सादा होते थे इसमें भी जिद्दत नजर आ रही है। हाईवे पुराने मकानात की जगह शादी हॉल, रेस्टोरेंट, पंप और वो भी शॉप, टक शॉप वगैरह, सर्विस स्टेशन, फार्मेसी की सहूलत के साथ मौजूद थे। ये सब चीजें मेरे लिए नई नहीं है, मगर जिन जगहों पर ये मेरा गुजर हो रहा है वहां उनका मौजूदगी का एहसास हैरानकुन था। खूबसूरत सुबह के साथ रात को जो मजदूर सोए थे अपनी मजदूरी के टाइम पर उठ गए और हस्बे आदत नाश्ता मांगने लगे। फौजिया ने अपनी उम्र अयार की जंबील में से सारा नाश्ता निकाल लिया। सिर्फ चाय के लिए हमने बाहर से ऑर्डर किया, बाकी सब कुछ बैग में था। मैं दिल ही दिल में इसके सलीके का कायल हो गया। फिर इसके बाद बच्चे बाहर का नजारा कर रहे थे, अचानक शोर मच गया कि साहिवाल आ गया। इस मर्तबा मुझसे ज्यादा मेरे बच्चे एक्टिव जा रहे थे। मैंने टेस्ट करने के लिए कहा कि नहीं अभी तो नहीं आया, तो अहमद अली ने जवाब दिया, क्या आपको मालूम नहीं है कि साहिवाल स्टेशन पर बड़ी सी मस्जिद आती है? हमें याद है, ये साहिवाल ही है। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि बच्चों को स्टेशन याद हो गया है, आगे भी इंशाल्लाह मोहब्बत बढ़ेगी। और इत्तफाकन मैंने बचपन में भी यही निशानी लगाई थी। मेरी बेगम ने मेरा चेहरा उतरता देखा तो मुझसे पूछा, अदनान आपको क्या हो गया है? और फिर मेरी खामोशी देखकर पूछने लगी कि अगर आपका दिल चाह रहा है यहां उतरने का, मुझे अंदाजा है इस स्टेशन से आगे जाना कितना मुश्किल है। मैं हैरान था, ये बेगम लोग क्या चीज होते हैं कि दिल की बातें भी सुन लेते हैं। और मैं इनसे बचकर अपने दिल की बातें छुपाना चाह रहा था। उसने कहा कि अगर आप चाहें तो हम आगे का प्रोग्राम ही कैंसिल कर देते हैं, बस यही उतर जाते हैं। जिस प्रोग्राम को एंजॉय करने के लिए वो जा रही थी वो बस सब कुछ लग्जरी था, और ये सब कुछ सिर्फ मेरे चेहरे के उतार चढ़ाव को देखकर 1 मिनट में उसने सब एक तरफ कर दिया मेरी खातिर। उस वक्त मुझे अपनी बेगम पर बहुत प्यार आया। अल्लाह ताला ने इंसान मियां बीवी का क्या रिश्ता बनाया है, एक पल में सब कुछ एक तरफ करके एक दूसरे की खुशी हासिल करने में लगे रहते हैं। खैर, साहिवाल आ गया, आगे बढ़ते हैं और शहर ब शहर चलते चलते लाहौर भी आ गया। लाहौर पहुंचने पर बड़ी अजीब सी कैफियत थी। 22 साल के बाद ट्रेन में इस स्टेशन से आगे जा रहा था। लाहौर हमारी हमेशा मंजिल होता था, अब बस उससे आगे जाते हुए बड़ा अजीब लग रहा था। मुझसे पूछिए, अगर मेरे भाई मिल गए तो मैं क्या कहूंगा, अगर मेरी भाई मिल गए तो क्या करूंगा। कभी दिल करता कि नजर ही आ जाए, कभी दिल करता ना आए, क्योंकि अभी एक गम उनके घर से आया है और उसका एक भांजा भी पैदा हुआ था, लेकिन वो प्री मैच्योर होने की वजह से उसका इंतकाल हो गया। ऐसे में हम सामान के साथ छुट्टियां मनाने उनको क्या कहते, क्या बताते, तो और ना हम उनको साथ लेके जा सकते थे। दरअसल हमारा प्रोग्राम यही था कि हम लोग कराची से साहिवाल आएंगे, वहां से अली अरसलान अनम को साथ लेकर लाहौर जाएंगे, वहां से सवात वगैरह जाएंगे। मगर
ये बात कुछ और ही हो गई। उसका क्या था, जून और जुलाई में आते फिर चलते, मगर मेरे पास जून और जुलाई रमजान और मेरे पास कुछ नौकरी की भी मजबूरियां हैं, इसलिए मैं मार्च के 10 दिन ही प्रोग्राम रखा। उमैर को बगैर बताए मैं आगे रवाना हो गया। लाहौर गुजर गया। मैंने सोच में था कि कुछ खाना खा लिया जाए, क्योंकि अब तो फौजिया की जमीन से भी खाना खत्म हो गया है। मगर फौजिया ने अपनी उम्र यार की जमीन से फिर दोपहर के लिए चिकन तंदूरी रोस्ट निकाल लिया। कहने लगी मुझे पता था कि लंबा सफर है, तो ये चिकन रोस्ट लेकर आई थी ताकि ये खराब नहीं होता। हमने मजे से खाना खाया। दोपहर तक हम थक गए उछल कूद करके, तो ये भी आराम करने लगे। अभी हम जाकर हम दोनों कुछ बात करने का मौका ही मिला था। उस दौरान खारिया का इलाका शुरू हो गया। कहने को ये एक छावनी है, मगर इस इलाके की कुदरत ने इतना हुस्न दिया है कि जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। एक आदमी, आबो हवा बदल गई। हम लोग खुद हैरान थे कि आज तक खारिया के मुतालिक किसी ने कुछ लिखा ही नहीं। क्यों नहीं लिखा, यह हमारी समझ से बाहर था। आहिस्ता आहिस्ता रेल ने चढ़ाई शुरू कर दी और घर आहिस्ता आहिस्ता नीचे होने लगे। हम लोग ट्रेन समेत ऊपर होने लगे। पंजाब की हरियाली बढ़ती जा रही थी, मगर जो बात काबिले तारीफ थी वो मकानात की बनावट थी, जो हर शहर गांव की तरक्की की नंबर बता रही थी। गुजरावाला कमर्शियल, वजीराबाद खूबसूरत, लाला मूसा माशी तरक्की, और एक से बढ़कर एक घर मालूम होता। जब दरिया झेलम देखा तो अपने इलाके की तरह खुश्क और बराबर था। झेलम की गलियां वहां के लोगों की तरह तंग नजर आ रही थी, क्योंकि जाहिरी हालत ना अपने तर्ज के मकानात और तंग गलियां भी थी। आज ये बता रही थी कि आज भी झेलम की जमीन पर फौज के जर्नल ही पैदा होते हैं, मगर ये सितारे चमकते इस्लामाबाद के शहर में है। फिर गोजर आ गया, फिर हमारे तरफ नजूमी पठान लोग बैठे हुए थे। वो बड़े फख्र से बताते थे कि अभी रावलपिंडी आने वाला है। अभी 6:55 हो चुके थे, मगर इनकी सारी कयास आरइयां तेजगाम ने गलत साबित कर दी। हम लोग तकरीबन 8:30 बजे रावलपिंडी की सरजमीन पर उतरे। ऐसा लगता था यहाँ किसी को किसी से कोई बात करनी ही नहीं, ना ही किसी को कोई जल्दी है। उतरने वाले लोग, स्टेशन की कुल्ली, ये सब कुछ इतने आराम से खड़े हुए थे कि मैंने आवाज देकर कुल्ली को बुलाया कि भाई आज सामान उठा ले, और बड़े मुनासिब पैसों में उसने हमारा सामान इंतहाई सुकून के साथ बाहर भी ले आया। जबकि हमारी करीम टैक्सी आ गई, सामान रखने के बाद वो शुक्रिया अदा किया, चला गया। ये उसकी जिंदगी की आखिरी गाड़ी हो। ऐसे लगता था जैसे उसकी जिंदगी की आखिरी गाड़ी, उसके बाद तो उसने कभी किसी का सामान ही नहीं उठाना, या ये कोई गाड़ी ही नहीं आएगी। स्टेशन बहुत साफ सुथरा था, जैसे होना भी चाहिए। बैरूनी नक्शा कराची से मिलता जुलता था, बस सिर्फ नक्शा सफाई नहीं। करीम बिजनेस क्लास ने हमें होटल इस तरह पहुंचाया कि अगर करीम को रास्ता मालूम ना होता, अगर हमको रास्ता मालूम ना होता तो 1500 रुपए बन जाते। ऐसा लगता था ये जो इस शहर का है वो बाहर से आया और हम इस शहर के हैं। खैर, पहले अवांती होटल पहुंचे। पहले तो एक मैनेजर साहब से मुलाकात हुई। कमरा बुक था, मगर रेट बढ़ाने की वजह से उन्होंने हमारे बुकिंग को कैंसिल बताया और जायद किराए पर हमें सेकंड फ्लोर पर 42 नंबर कमरा दे दिया, जो 3 बेड था। अल्लाह का शुक्र अदा किया और 27.5 घंटे सफर के बाद क्या हाल होगा आप जानते ही हैं। हमारे नन्हे मजदूरों का पहले ही बुरा हाल था। इन्होंने अपने आप को रिफ्रेश किया तो बाथरूम में हमें रिफ्रेश करने के काबिल नहीं रहा। थोड़ी देर इंतजार के बाद हम फ्रेश हो गए और खाना खाने हम 12 साल पुराना हक बाहू पुलाव खाने चले गए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज आपके लिए सवाद के हवाले से हमारा ट्रिप था, उसकी कुछ यादें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कराची से तेजगाम से हम पहुंचे इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से डेवो से हम मैंगोरा, और मैंगोरा में जाहिद हुसैन साहब थे, इंटरकॉन्टिनेंटल के प्रोप्राइटर भी हैं, ऑनर भी हैं। वो हमें सफ़ेद महल लेके गए, वाइट पैलेस कहलाता। ये वालिया रियासत का महल था, अब ये जनरल पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। खूबसूरत चश्मे और रास्ते में आपके इस्तकबाल करेंगे अखरोट के दरख्त, और जब आप पहुंचेंगे वहाँ पर तो महल के पीछे एक आबशार बह रही है और उसका पानी जो है महल के अंदर भी आता है। इसके तकरीबन काफ़ी कमरे हैं, ये तो 100 बताते हैं मुझे कमरे।
कि इसमें इतने मेहमान आके ठहरते थे। इस महल की शान ये है कि इसमें क्वीन एलिज़ाबेथ, अयूब खां, लियाकत अली खान साहब, बहुत सारी मशहूर शख्सियात यहाँ पर रही हैं। एक टाइम के बाद फिर ये ऐसा हुआ कि इसको फिर फ़ौज ने टेक ओवर कर लिया और उनकी रियासत ख़त्म कर दी गई और पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया। वाइट पैलेस का कुशादा लॉन है जहाँ आप बैठ सकते हैं, धूप सेक सकते हैं। आप बैठेंगे आपको वाकई रॉयल्टी फील होगी कि वाकई कोई एक कुदरत ने एक खूबसूरत जगह जो है ना इंसान के लिए कैसी कैसी बनाई है। अच्छा, बच्चों का साथ आपका है तो आप यहाँ पर भी ठहर सकते हैं। ये थोड़ा सा शहर से दूर है, वरना जाते साथ आप मैंगोरा शहर में मुख्तलिफ होटल्स हैं, आप उसमें रह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी लोग स्टे करते हैं, लेकिन ये ज़रा शहर से अलग हो जाता है तो रात को ज़रा वीराना हो जाता है। कुछ लोग ज़रा घबरा भी जाते हैं ज़्यादा सुनसान हो जाए। तो जाहिद हुसैन साहब हमारे पास यहाँ पर थे, उनका मैंने नाम ट्रैवल गाइड में पढ़ा था, सवार ट्रैवल गाइड में, और बहुत अच्छे आदमी। उनका नंबर लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। और इसकी एक अलग जो है एक हिस्ट्री है। वाली रियासत ने लोगों के लिए बहुत काम किया, आज भी लोग वहाँ उनको याद करते हैं। आजकल जायदादों को चक्कर पड़ा हुआ है तो इसकी वजह से ये हिस्सा फिर उनकी जो उनकी वाइफ थी उन्होंने फिर लोगों के लिए खोल दिया। अच्छा, वहाँ से हम लोग मैंगोरा से हम लोग निकले हैं और फिर वहाँ से वाइट पैलेस गए। वाइट पैलेस जाने के बाद हम लोग रास्ते में मियाँ दम आता है, मियाँ दम गए हैं। मियाँ दम के अंदर बहुत अच्छा हमारा स्टे था। रास्ते में एक आराम बाग होटल था। आराम बाग होटल के अंदर ये था कि ताज़ा गोश्त बना हुआ उन्होंने हमें खाना खिलाया और कश्मीरी पुलाव खिलाया साथ। तो वहाँ की सोने के तार लटके। बरगज़ार से हम लोग मियाँ दम की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पर रास्ते में आराम बाग होटल है। मेरे बैग पे ये होटल है और ये नज़र आ रहा है आपको। और ये बच्चा पार्टी मेरे साथ है। दरिया सवात के पास हम खड़े हैं और ये खूबसूरत वादियाँ हैं सारी चारों तरफ। मेरे पीछे आपको यहाँ पर दरिया सवात बहता हुआ नज़र आएगा। ये रहा हमारा दरिया सवात। बेहतरीन जगह है आराम के लिए, वाकई आराम बाग है, बेहतरीन होटल है। खाना कुछ रेडी है, कुछ बनवाना पड़ता है और फैमिली हेड अलहदा बनाए हुए, सुकून है। कोई ऐसी लूट मार, कोई ऐसी आफत तफरी, कोई बदतमीजी इस किस्म की नहीं है कि जो आप परेशान। जैसे हमें डराया हुआ था कि यहाँ नहीं जाना, जिस तरह का कॉन्सेप्ट लोगों ने डाला हुआ है कि भाई आप यहाँ आ नहीं सकते, यहाँ ऐसा मसला है, यहाँ वैसा मसला है, तो रास्ते भी बड़े बेहतरीन है। अगर आपका टूर गाइड आपके साथ अच्छा हो तो जाहिद हुसैन साहब हैं हमारे साथ। ये इनका गाइडलाइन में सवार टूर में भी इनका नाम है और काफ़ी लोगों ने इनको रेकमेंड किया और हमारे इनके साथ। थैंक यू। इंशाल्लाह जैसे आगे होगा और अपडेट देंगे आपको। बाकी कुछ तस्वीरें दरियाए सवात साथ साथ बहता है आपके। और इस्तेमाल के लिए हमारे पास 4x4 की गाड़ी थी, हाइलैक्स की, और बहुत दमदार गाड़ी थी, कहीं प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। लोगों की गाड़ियाँ कई जगह हमने देखी फंसी हुई। महल के बाहर कुछ दुकानें हैं जो यहाँ पर वहाँ पर सकाफती चीज़ें वगैरह बेचने के लिए, तोहफे आपके लिए मौजूद है। वहाँ पर कुछ आपको नक्शे वगैरह भी मिल जाते हैं जिससे आपको ट्रैवलिंग जो लोग बाय रोड करते हैं उनके लिए बहुत आसानी हो जाती है। ये बता देते कि इनकी एक अपनी करेंसी थी और बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात इस महल में आके ठहरी हैं और एंजॉय किया। ये इनकी करेंसी है और जो उस दौर में चलती थी वाली रियासत की। इसके साथ साथ ये वाली रियासत है, इनकी तस्वीर है। अच्छा, अयूब खान साहब हैं और मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ लोग हैं जिनके भी बैकग्राउंड आएंगे। एक दौर में मेरे ख्याल से ये जो हॉल, जो डाइनिंग हॉल बनाया हुआ, ये मीटिंग हॉल था। अच्छा, ये आबशार है, बाहर से आती है और अंदर महल के अंदर पानी हर तरफ से आपको बहता हुआ मिलता है। कुछ जगह आपको नेचुरल जो है चश्मे नज़र आएंगे आपको, लेकिन हर चश्मा जो है नेचुरल नहीं है क्योंकि ऊपर सीवरेज की लाइनें नहीं है। ज़्यादातर लोग जोश में आके पानी पी लेते हैं तो वो पानी सीवरेज का होता है। ये हमारी खिड़की का व्यू है हमारे रूम की। इस वक्त हम PTDC के होटल में रुके हुए। खिड़की खोलते हैं तो सामने बर्फ वाले पहाड़ है और ये वादियाँ जो दिख रही हैं।
ये पहाड़ बर्फ वाला भी तो दिखा, बर्फ वाला पहाड़ दिखा दिया मैंने। ये सब बाहर है, हम अपनी खिड़की खोलते हैं तो ऊपर है, हम पहाड़ के ऊपर हैं। ये हमारा रूम है पीटीडीसी में। सर्दी बहुत है, बारिश हो गई है, इस वजह से अहमद की तबीयत भी खराब है थोड़ी, तो हम लोग थोड़ी एहतियात कर रहे हैं। फरदंद अली दीवाने हुए में कैसे हो? ठीक हो? ये रूम है हमारा। हदनान को भी सर्दी लग रही है, बारिश अभी अभी हुई है। शुक्र है हम लोगों ने मरजार से वो ले लिए थे, इन्होंने खुद यहाँ पे 2-2 3-3 ब्लैंकेट दिए हमें ओढ़ने के लिए। ये हमारा रूम है पीटीडीसी। ये वॉशरूम, कबर्ड्स ये है, और ये हमारी खिड़की का व्यू है सामने से पहाड़ों का। लेकिन इस वक्त हम लोग खड़े हुए पीटीडीसी में याद है, और मेरे पीछे ये सारी सफ़ेद बर्फ की पहाड़ियाँ, और ये सिलसिला इस वक्त फुल और रौनक हो चुकी है, सुबह हो चुकी है, और ये पूरा सिलसिला पीछे अनार के दरख्त हैं, खूबसूरत लॉन है, और चारों तरफ पहाड़। ये पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी का इनका अपना रेस्ट हाउस है, रिजॉर्ट्स है उसके। आमतौर पे रिहाइश नहीं मिलती क्योंकि ज़्यादातर सरकारी लोगों के मामलात वगैरह यहाँ होते हैं, तो एक कोशिश से ये हमें मिल गया पोजीशन। आप भी देख सकते हो ज़रा। बहुत शुक्रिया, आपने इतनी पसीराई की। अच्छा, ये अब हम मियाँ दम से कलाम की तरफ रवाना है। रास्ते में रोड बन रहा था, तो एक तरफ दरिया सवात बह रहा था और एक तरफ हम, और जगह जगह आपको झरने मिलेंगे, चश्मे मिलेंगे। तो एक हकीकी चश्मा मिला था, हमने उसमें से पानी भी पिया, और उससे पानी पीते साथ इतनी भूख लग गई कि हाथ में कांपने लग गए। ये हम लोग कालाम पहुंच चुके हैं। कालाम में संगम होटल है। संगम होटल जो है ना, इसकी तारीख ये है कि मेरे ससुराल वाले 25 साल पहले भी यहाँ आए थे, तो भी इस होटल में रुके थे, और हम लोग भी इत्तफाकन इस होटल में आकर रुके। बहुत बेहतरीन होटल है, साफ़ सुथरा होटल है, बहुत मेहमानदारी करते हैं लोग, और आसपास आप जब निकलेंगे तो उसके मंजर भी बहुत अच्छे हैं और सुकून है, और किसी किस्म का कोई डर खौफ नहीं है। एक फ़ौज की चौकी सेंटर में बनी हुई है, हेलीकॉप्टर तक की फैसिलिटीज़ मौजूद है। अच्छा, ये रास्ते हैं इसके, खूबसूरत मंजर है, पुरसुकून है। कालाम आपको बिल्कुल हट के अलग से मिलेगा सवात में ना, उसकी अलग खूबसूरती है। कालाम फॉरेस्ट है। अच्छा, ये यहाँ के कब्रिस्तान है। वहाँ पहले रिवाज ये था, ये बुद्धिज़्म के तौर पे दफनाते हैं कि पूरी पूरी चारपाइयाँ और वो जनाजा का लेकर आके ऊपर रख देते थे। पहले तो ये ऊपर छोड़ देते थे बाकायदा ज़मीन के ऊपर, वहीं गलता सड़ता रहता था आदमी। बाद में फिर इन्होंने इसको अंदर दफनाना शुरू किया, और उसके बाद के मनाज़िर मैं ज़रा अलग निकला था किसी तरह के, मैं अपनी सेल्फियाँ बना लूँ, लेकिन मेरी बेगम ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है मेरे बगैर, तो बहरहाल वो भी आ गई। अच्छा, ये अंदर, इसके अंदर एक रिलैक्सिंग चेयर्स लगी हैं, बच्चों के झूले लगे हुए हैं संगम होटल के अंदर। ये वो टाइम है कि जो आप गेन करना चाहते हैं पूरे साल की थकन के बाद। बॉनफायर आपके आसपास लगी हुई है, और यहाँ पर पेट्रोल डालने की ज़रूरत नहीं है। चीड़ के दरख्त है सिर्फ, उसके कुछ पत्ते डाल के अगर आप लकड़ी पे फेंकेंगे फ़ौरन आग लग जाती है। ये हैरान कुन था लड़का, लड़के ने सिर्फ एक कुछ पत्ते तोड़े और लकड़ी को रख के लगाया तो आग लग गई। तो ये इंतहाई खूबसूरत मनाजिर हैं और ख़ूबसूरत आपके साथ लम्हात हैं। अब आपके ऊपर है कि आप अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से कितना टाइम अपने लिए निकाल सकते हैं। तो जितना टाइम आप अपने लिए निकालेंगे, इससे आपकी ज़िंदगी बढ़ेगी, क्योंकि रह वही जाता है जो आपने खा लिया, पी लिया या आपने एंजॉय किया लाइफ में, खूबसूरत यादें। अदरवाइज़ दुनिया के लिए आप छोड़ देंगे पैसा। अच्छा, लोग आपकी जायदादों पे ऐश करेंगे। अच्छा, ये कुछ ज़रूरी बातें हैं कि रास्ते में बहरीन आएगा, वहीं से आपको ATM मिलेगा, इसके अलावा आपको और कहीं ATM नहीं मिलेगा। कैश आप लाजमी करवा के लाएं, 3-4 जगह कैश रखें, कैश कम बढ़ जाता है। ATM अवेलेबल नहीं होते, 4 से 6 घंटे लगते हैं ATMs के लिए, तो लिहाजा अपना ख्याल रखिएगा। और इसमें कालाम में मधुढंड झील है, कालाम फॉरेस्ट है, और इसके अलावा मार्च में या सितंबर में आया आपको होटल खाली मिलेंगे, रास्ते साफ़ मिलेंगे, खूब इंजॉय करेंगे आप सुकून से। और जितनी हमने कोशिश की है, अगर आपको लगे कि भाई आपको वीडियो पसंद आई है तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि सब वीडियोस आपको मिल जाए, और लाइक करें अगर आपको पसंद आई है, और शेयर करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत तोहफ़ा होगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।